I think I am an odd man out in this whole program because this is the program for the youth. But I am hopeful that my speech will be for the greater benefits of not only the youths here present, but all and sundry. My topic is शब्द सामर्थ्य. शब्द ये मानव जाति के साथ उसकी एक ऐसी खासियत है, उसकी ऐसी विशेषता है जो इतर जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है. हम आदमी ही शब्दों के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट करते हैं. जानवरों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें उनकी आवाज़ें तो होती हैं, लेकिन वो शब्द का रूप नहीं होता, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. आदमी अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है, जबकि जंतु जगत के अन्य प्राणी संबुद्धि या इंट्यूशन से, या उसे सहज बुद्धि कहते हैं, सहज बुद्धि से गाइडेड होता है. जब हम ये कहते हैं शब्द और सामर्थ्य, तो ये सामर्थ्य किसकी है? और शब्द सामर्थ्य को दोनों अगर एक साथ लें तो सामासिक रूप में ये मानवता का सामर्थ्य है. क्योंकि मानवों ने अपने आदिम काल से यहाँ तक का जो सफ़र हासिल किया है उसमें शब्दों की अहम भूमिका है. ये शब्द ही हमारे विचार को एक दूसरे के बीच न केवल संप्रेष्य बनाते हैं जब हम अपनी बात को रख सकते हैं, बल्कि इनमें ये क्षमता है जो हमारी कल्पना और सपनों को भी शब्द के तौर पर एक आकार दे सकते हैं. जहाँ तक इस सामर्थ्य की बात है, मनुष्य के पास दो तरह की अभिव्यक्ति के संकट हैं. एक तो बुद्धि पक्ष का संकट, जिसमें लॉजिक है, विज्ञान है, और किसी बात को या दैनंदिन जीवन की चर्चा है, उसे वो अपने बुद्धि के आधार पर कहता है. उसका एक दूसरा पक्ष भाव पक्ष है, या उसे हृदय पक्ष भी कहते हैं, और वह जिसमें उसकी सारी संवेदनशीलता है, उसके षड विकार हैं, उसके भय हैं, क्रोध है, चिंता है, और इस तरह की वो सारी भावनाएं हैं जो सूक्ष्मता को धारण किए हुए हैं. मानवों के पास अभिव्यक्ति का जो आयाम है वो स्थूल से सूक्ष्म के बीच का आयाम है. इसलिए शब्दों की समर्थता, शब्दों का सामर्थ्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. हम ऐसा कह सकते हैं, यदि हम इतिहास देखें या आज तक मानवों ने जो उनकी सभ्यता का, सिविलाइजेशन की जो यात्रा रही है, अगर उसे देखें तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस जाति ने, जिस समाज ने, जिस देश ने शब्द की मर्यादा को बनाए रखा, उसने ज़्यादा प्रगति की. हम यह भी कह सकते हैं कि जो समाज, जो देश शब्द में धनी है वह धनी है. शब्द से हीन, शब्द से दरिद्र समाज भी दारिद्र्य को ही धारण करेगा, उसमें दरिद्रता रहेगी. इसलिए ये शब्द की जो समर्थता है और शब्द के जो प्रयोग हैं, ये सामर्थ्य सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं है. कुछ शब्दों को जान लेना ही उसकी चुनौती नहीं है कि कुछ शब्दों को जान लिया और उसे उसका इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उस सामर्थ्य को वहाँ तक ले जाना है जहाँ उसने अपने सपनों को, जो उसने देखे हैं, मानव जाति ने देखे हैं, उसको साकार रूप तक लाए. मैं राष्ट्रकवि दिनकर की एक कविता भी आपके सामने उद्धृत करूँगा. संभवतः वो आपको एक ऐसा फलक देगा जिस पर आप इस बात को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे. कविता का शीर्षक है चांद और कवि. चांद चूँकि हमारे काफ़ी समीप है सारे ग्रह नक्षत्रों में, और हम मानते हैं कि चांद हमारे ही सौंदर्य का प्रतिबिंब है. यह मानवता की जो सुंदरता है, उसके जो सौंदर्य बोध हैं, चांद उसी को प्रतिबिंबित करता है. चांद एक कल्पना का प्रतीक है, चांद एक सपने का प्रतीक है. चांद मनुष्य को कहता है कवि के माध्यम से
एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने खुद ही बनाता, आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। चांद बोलता है कि जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ। मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों से भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। तो चांद कहता है कि हम तो उस तुम्हारी पुरातन पीढ़ियों को भी जानते हैं, हमने तो उस मनु को भी देखा है। तुम खायम ख्याली में सिर्फ एक सपना देखा करते हो। तुम मानव जाति की यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं न बोला किंतु मेरी रागनी बोली, मैं न बोला किंतु मेरी रागनी बोली। चांद फिर से देख मुझको जानता है तू। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, चांद फिर से देख मुझको जानता है तू। स्वप्न मेरे बुलबुले हैं और पानी भी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। उस स्वप्न में जो आग है, किसी ने कभी किसी दिन एक सपना देखा होगा, जब किसी गलते हुए जंगल के आग में गले हुए मिनरल से जब लोहा जैसा कोई पदार्थ बना होगा। लोहा हमारी ठोस सभ्यता का प्रतीक है, उसका प्रतिबिंब है। वो भी किसी के सपने से ही आया होगा। एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है, एक केकुले थे, साइंटिस्ट थे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट थे, और उस समय उनके सामने एक चुनौती थी कि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, या एक लॉन्ग चेन एलिफैटिक कंपाउंड है, या एक क्लोज चेन कंपाउंड है, और उसमें वो काफ़ी उलझे हुए थे। तभी अचानक रात में उनके मन में एक सपना आता है, और सपने में बहुत सारे सांप आते हैं। तभी अचानक एक सांप अपनी पूंछ को मुंह में पकड़ लेता है। उसी समय उनकी नींद खुलती है, और उन्होंने उसके बाद जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया, वो जो हेक्सागोनल बेंजीन का, जिसमें कि वो चेन बंद होता है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो मानवता ने अब तक जो भी हासिल किए हैं, उसका मुकाम उन सपनों से आया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में भी बोलते हैं कि जब उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी पर सोचना शुरू किया, तो उनको एक सपना ही तो आया था। उस समय तो लोगों को इतने मूवमेंट्स और रिलेटिव जो मूवमेंट है, उसकी कल्पना करना भी उनके लिए मुश्किल था। और उस सपने को उन्होंने बाद में, उसके पश्चात E=mc² के अपने एक महान फार्मूले में उसको संगठित किया, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के जितने भी महानतम आविष्कार हुए, जितनी भी महानतम रचनाएं आईं, उनका कहीं न कहीं ऑरिजिन एक सपने से रहा है। तो मैं न बोला किंतु मेरी रागनी बोली, चांद फिर से देख मुझको जानता है तू। स्वप्न मेरे बुलबुले हैं और पानी भी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। क्या उस सपने की आग को तुम नहीं समझते हो चांद? आदमी का स्वप्न क्या है? आदमी का स्वप्न क्या है? बुलबुला जल का, आज बनता और फिर कल फूट जाता है। तो वह कहता है किंतु तो भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग को उसमें गला लोहा बनाता हूँ और रखता हूँ नए फिर नींव एक घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। सभ्यता की फौलादी दीवार, विज्ञान की इतनी अहम्य प्रगति, यह सब उन सपनों के स्रोत से आए हैं। और उन सपनों को शब्दों की मर्यादा में बांधने की जिन्होंने क्षमता दिखाई, उस शब्द के सामर्थ्य को दिखाया, आज वही हमारे पथ प्रदर्शक हैं और उन्हीं की राह पर दुनिया चल रही है। चाहे वह कविता का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, स्पिरिचुअलिटी हो, फिलॉसफी हो,
हम सब जानते हैं कि यूरोप में जो बहुत बड़े फिलॉसफर कांट थे, हेगल थे, उन्होंने किस तरह यूरोप की दशा और दिशा को बदल दिया। उनके शब्दों के अंदर में क्या सामर्थ्य थे, उनके क्या अद्भुत विचार थे। फिर वो कहता है कि चांद, तुमने तो मनु को देखा है, मनु नहीं मनुपुत्र है, मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी आग होती है। मनु नहीं मनुपुत्र है, जनरेशंस बदल गए हैं, मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी आग होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। द कटिंग एज ऑफ सिविलाइजेशन इज द ड्रीम। स्वप्न के हाथ में तलवार का होना मतलब स्वप्न इतना वायवीय है, स्वप्न इतना सूक्ष्म है, लेकिन उस ठोस सभ्यता को धारित करने की तमाम क्षमता उस सपने के अंदर से ही जागृत होती है, और उसको पकड़ने की जो क्षमता है वो शब्द के सामर्थ्य से आता है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, चांद तुम तो स्वर्ग के ज़्यादा समीप हो, ऐसा हम मानते हैं कि जो ऊपर है, स्वर्ग भी ऊपर है, तो संभवतः चांद उससे करीब होगा। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं ये, रो किए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं वे, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं ये। जो मानव, जो स्वप्नदर्शी है, वो स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे। मानव ने उसको निशाना बना रखा है, और संभवतः एक दिन हम उन सब तमाम राज को जान सकेंगे जिसे स्वर्ग नामक किसी संस्था ने मानवों से छुपा कर रखी है। प्रकृति ने जिसे इस तरह से तत्व आवरण के बीच में छुपा रखा है, छुपा दिए सब तत्व आवरण ने प्रकृति के नीचे, लेकिन मानवों ने अपने उद्यम से, अपने सपने से और अपने विचार से उनको ढूंढ पाया। सपना काफ़ी तरल है, काफ़ी वायवीय है। सपना जब थोड़ा सघन होता है तो कल्पना का रूप धारण करता है, और कल्पना और सघन होकर हाइपोथेसिस का रूप लेता है। आप सबको पता है कि थीसिस के पहले की जो अवस्था होती है वो हाइपोथेसिस होती है, जिसे हिंदी में परिकल्पना कहते हैं, और उसके बाद थीसिस बनता है। थीसिस एक सिद्धांत को धारित करता है। उस सिद्धांत को जब मैथमेटिकल मेजरमेंट में लाते हैं तो हमारी सभ्यता का एक आवश्यक अवयव बन जाता है, उसका अंग बन जाता है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में जो राष्ट्रकवि दिनकर ने अपनी कविता के माध्यम से रखा है, इसमें मैंने पाया कि एक जो सामर्थ्य है, शब्दों की सामर्थ्य है, उसकी एक महान परंपरा चली आ रही है, और आज वह चुनौती हमारे समाज में, हमारे देश में और हमारे समकालीन समाज में एक भयानक चुनौती की तरह है, जहाँ शब्द के संकट से, शब्द के सामर्थ्य से पूरा समाज जूझ रहा है। और यह अकारण नहीं है। इतनी घृणा, इतना विद्वेष, इतने क्राइम, यह सब जो हो रहे हैं, ये अभिव्यक्ति का संकट है। इसलिए कि आदमी अपनी भावनाओं को, अपने षड विकार को, जिसमें क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, उसको व्यक्त करने के लिए संभावित शब्द नहीं उसके पास होते। शब्दों का टोटा पड़ जाता है, उसके सामर्थ्य की कमी होती है। तभी समाज में एक इस तरह की जो एक कुटिलता आ रही है, एक कदाचार आ रहा है, और एक अनास्था का जो दौर चल रहा है, समाज में जो आस्थाहीनता फैल रही है, उसके पीछे मेरा एक दृढ़ मत है कि शब्द के सामर्थ्य की कमी है। और मैं इसे एक अवसर के रूप में अपनी बात को सबके समक्ष रखना चाहता हूँ कि स्कूल हो, कॉलेज हो, समाज हो, या जिसको कि महान ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा था, जो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन की बात जो उन्होंने कही थी, कि वो तमाम इंस्टीट्यूशन जो रेडक्लिफ ब्राउन ने, प्रोफेसर रेडक्लिफ ब्राउन ने, वो तमाम इंस्टीट्यूशन जो ग्रेट ट्रेडिशन के इंस्टीट्यूशन हैं, जो मीडिया है, जो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भाषाई संस्थान हैं, उन सबों के समक्ष ये एक व्यापक चुनौती है कि इसको किस तरह लोगों के बीच में फैलाए। शब्दों की मर्यादा को स्थापित करना, समाज में पुनः एक मर्यादा को स्थापित करना है। इसके बिना हम एक
और स्वस्थ समाज, एक कल्पनाशील समाज, एक स्वप्नशील समाज का निर्माण नहीं कर सकते। धन्यवाद।